जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। रेलवे ने लगभग 5,800 रिक्त पदों की भर्तियां जारी की है। तो इस वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन का एक डिटेल नॉलेज, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन का नाम है सेंटर नंबर 06/2025। मतलब इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको आगे जो भी देखना है वो इसी नाम से होगा, सेंटर नंबर 06/2025। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया है। चीफ कमर्शियल टिकट कम सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर जिन्हें गुड्स गार्ड कहते थे पहले, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट। लगभग देखिए ये तो जो खैर इनिशियल पेमेंट अभी दिखा रहा है, बट ये 8th पे कमीशन के बाद ये सैलरी आपकी और बढ़ जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको आगे इसी फॉर्म में मिलेंगे कि किसके लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। एज जो है वो 18 से 33 होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ये जो एज दिया गया है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है ना। एज में रिलैक्सेशन, उम्र में छूट मिलता है, आपको पता है। जैसे जो कैटेगरी वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूबीडी है। तो ये सारी जानकारियां हम आगे वीडियो में लेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो टोटल पोस्ट है दोस्तों 5,810। हालांकि पिछले बार के अपेक्षा ये कम है, मगर आप ये देखिए कि रेलवे अब एक रेगुलर मोड पर वैकेंसीज जो है वो रिलीज कर रहा है ना। तो इसको देख के मन छोटा नहीं करेंगे कि ये इतना ही पोस्ट है, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो आप ये समझिए ये एक मौका है। और मौका किसे कहते हैं? दुनिया जिस काम को नामुमकिन समझे, असल में वही मौका होता है कर्तव्य दिखाने का, है ना। तो इसे एक चैलेंज की तरह लें और लगना है हमको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स अभी 2025 में भी जैसे ग्रुप डी निकला था, फिर 24 में 2024 में जूनियर इंजीनियर का पोस्ट था, एनटीपीसी के भी दोनों निकल चुके थे, 12th वाले, अंडर ग्रेजुएट वाले, ये सब रेलवे 2024 में भी निकाला हुआ था। तो जो ऑलरेडी वहां पर भर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं, उनका रेलवे में अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो अभी वो क्या करेंगे, अपने अकाउंट में साइन इन करेंगे, है ना, लॉग इन करेंगे और फिर से इस वाले फॉर्म को भर देंगे। बट जो फ्रेशर्स हैं सॉरी, जो पहली बार रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, उनका क्या है कि अभी अकाउंट रेलवे में बना ही नहीं है। तो आप जिस भी जोन से भरना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, आगे वो चीजें आएंगी और जिस जोन से आप भरना चाहते हैं आप उस जोन से भरेंगे। ठीक है, तो जो फ्रेशर है, अगर उनको ये भी नहीं पता कि जोन क्या है, तो बता दूं दोस्तों आपको, रेलवे ने क्या किया है ना, 21 जोन में बांट दिया है ना। जैसे आप छत्तीसगढ़ में है तो ये आता है हमारा आरआरबी बिलासपुर में, फिर है आरआरबी मुंबई जोन है, आरआरबी अहमदाबाद जोन है। तो आप जिस जोन से भरेंगे आपको फिर अंत तक उसी जोन में आपकी पोस्टिंग भी फिर वैसे ही उस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आगे धीरे धीरे क्लियर होंगी, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसे काम करता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि कौन कौन भर सकते हैं। तो नेशनल सिटीजन वगैरह दिया है, इंडिया के, नेपाल के और भूटान के, ये सब तो सिटीजन भर ही सकते हैं। तिब्बत वगैरह के जो रिफ्यूजीज कहीं होंगे वो भर सकते हैं। तो वो यहाँ पर क्राइटेरिया देख लेंगे, है ना। फॉर्म को एक बार अच्छा एक चीज यहाँ पर आप डिटेल्स देखिए, मगर आपको फॉर्म को पूरा पढ़ना जरूरी है। फॉर्म का जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आगे रिजर्वेशन वगैरह में जो डिटेल्स दिया है, तो वो डिटेल्स आपको अपने लिए चेक करना है कि क्या मैं उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा हूं कि नहीं बैठ रहा हूं, है ना। बाकी एक ओवरव्यू और बाकी जो जनरल चीजें हैं वो तो हम डिस्कशन में ले रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि अनारक्षित वर्ग और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 के पहले और 2 जनवरी 1993 के बीच में है, या इन दोनों डेट्स को है तब भी भर सकते हैं, है ना। जैसे किसी का डेट है, अब जैसे कोई इसके पहले का क्या होगा, आप देखिए, किसी का है मान लीजिए 31 दिसंबर 2007, तो बिल्कुल भर सकता है। किसी का अगर पैदाइश 1/1/2008 को है वो भी भर सकता है। वैसे ही कब तक भर सकता है, 2 जनवरी 1993, या तो 2 जनवरी 1993 को पैदा हुआ हो, या तो 2 जनवरी 1993 के बाद कब पैदा हुआ हो, तो वो भर सकते हैं। किसके लिए है ये? अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग के लिए। बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, तो वो कौन भर सकते हैं? उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 जनवरी 2008 और 2 जनवरी 1990 के
बीच में, और इन दो डेट्स को भी अगर हुआ है तो भी भर सकते हैं, है ना। वैसे ही SC ST कैंडिडेट्स के लिए वो दो डेट्स कौन कौन से हैं, अपर और लोअर लिमिट, या तो आपका बर्थ हो 1 जनवरी 2008 के पहले, या तो 2 जनवरी 1988 के बाद, और अगर इन दो डेट्स को भी है तब भी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज का बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है ना, तो इसलिए इसको मैंने शुरू में ले लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आप इन एज में बिलोंग करते हैं तब आप आगे का फिर देखेंगे, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट कहाँ रहेगा देखने को, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो रिलैक्सेशन तो मिलता है, जैसे SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 5 ईयर का है, 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट्स है तो रिलैक्सेशन है। तो वो जो भी है इस वाले पेज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे, आप देख लेंगे कि आप इसमें फिट, यानी कि एज वाले क्राइटेरिया में आपका एज फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है ना। तो ये तो आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इसलिए आपका इसका डिटेल जो है जो भी है वो व्यक्तिगत रूप से पढ़ के आप इसे देख लेंगे, ठीक है। फीस दोस्तों देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 फीस है, तो आप 500 फीस देंगे अभी फॉर्म भरने के टाइम में, और उसके बाद CBT 1 देंगे, तो CBT 1 के देने के बाद आपको उसमें से 400 रुपए रिफंड हो जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो वास्तविक में फीस कितना है, 100 रुपए, है ना। वैसे ही अगर SC ST कैंडिडेट्स वगैरह है, EBC है, अगर इकोनॉमिकल बैकवर्ड, तो आपको अभी देना पड़ेगा 250, और आपके पूरे के पूरे 250 जो है CBT 1, मतलब एक एग्जाम होगा पहला चरण का, उसको देने के बाद आपके अकाउंट में पूरे के पूरे 250 आपको मिल जाएंगे। अब देखें रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है उसको समझेंगे, यहां पर वही बताया गया है। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 4 चरण है लगभग। सबसे पहले क्या है कि CBT 1 होगा, तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको तो पता है CBT 1 क्या है। जो फ्रेशर है उनके लिए मैं बता दूं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपके सामने कंप्यूटर का मॉनिटर रखा होगा और माउस रखा होगा। कंप्यूटर में ही आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहता है जनरली। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1992, तो उसका पासवर्ड हो जाएगा 01041992, ठीक है। आप पासवर्ड डालेंगे, ओपन हो जाएगा, टाइमर चालू हो जाएगा, और आपके मॉनिटर में पहला क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो जो सही ऑप्शन है उसको आपको माउस से टिक करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ऐसे एक होगा CBT 1 जो कि पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसे ही आप CBT 1 दे देंगे तो इसमें लगभग वैकेंसीज का 15 गुना, मतलब अगर 100 रिक्त पद है तो 1500 अभ्यर्थियों को, 1500 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा CBT 2 के लिए, मतलब। और CBT 1 और CBT 2 में डिफरेंस क्या है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो CBT 1 पहले करोड़ों लोग देते हैं, आपको पता है रेलवे के एग्जाम में। उसके बाद केवल वैकेंसी का 15 टाइम्स CBT 2 के लिए लेंगे, और CBT 2 देने के बाद दोस्तों क्या है ना, यहां पर आता है स्किल टेस्ट। क्या कहते हैं हम, स्किल टेस्ट। तो ये स्किल टेस्ट हर पोस्ट में नहीं है, 2 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें स्किल टेस्ट नहीं है। एक गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसे गुड्स गार्ड पहले कहा जाता था, और एक और पोस्ट है आगे हम देखेंगे। बाकी जो 4 पोस्ट हैं उन सब में स्किल टेस्ट है, ठीक है। तो स्किल टेस्ट में क्या होगा, अब ये 15 टाइम्स जो है, जैसे सपोज करिए अगर 100 वैकेंसीज थी तो CBT 1 में लाखों लोग दिए, बट CBT 2 के लिए कितनों को चुना गया, 1500 अभ्यर्थियों को, 1500 कैंडिडेट्स CBT 2 दिए। अब वैकेंसीज कितना था, 100 था, हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो स्किल टेस्ट कितने लोग अपीयर होंगे, 8 टाइम्स, मतलब कि CBT 2 देने के बाद इनमें से कितनों को छांटा जाएगा, वैकेंसी का 8 गुना, 8 टाइम्स मतलब 8 गुना, मतलब अगर 100 वैकेंसीज हैं तो यहां पर कितने लोग देंगे, 800 लोग। उसके बाद फिर फाइनली इन 800 लोगों में से सेलेक्ट किया जाएगा, और फिर यहां पर उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद दोस्तों होता है उनका DV, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह फिर चलेगा आपका। तो ये इस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चीज। ये सारी चीजें तो हम तब की बता रहे हैं जब आपका सिलेक्शन हो रहा है, बट सिलेक्शन के लिए सॉरी पढ़ना क्या है, करना क्या है उसको देखें। तो CBT 1 का सिलेबस अगर देखें तो 90 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। CBT 1 का बहुत काम का चीज है ये। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये है 40 30 70 70 प्लस 30 100 क्वेश्चन है। और ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ना, ये वाला इतना सिलेबस, ये इंडिया में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं
लगभग ये सिलेबस तो एटलीस्ट सब में कॉमन है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है देखिए, जितना आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, संविधान और राज्य व्यवस्था जो है, और उसमें से जुड़े हुए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट्स होते हैं, अभी जो एनटीपीसी हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लेटेस्ट जजमेंट्स दिए हैं उन पर क्वेश्चन आ गया था। जो प्रेसिडेंट्स वगैरह के जो रूल रहते हैं, इमरजेंसी क्या मतलब प्रोविजंस क्या क्या रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर क्या है, और लगभग 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड, ये सब आ जाता है जनरल अवेयरनेस में 40 नंबर में। मैथमेटिक्स दोस्तों 9th और 10th का मैथ्स अगर आपका क्लियर है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य तर्क शक्ति जो रहता है ये क्वेश्चंस उसके पूछे जाते हैं। तो लगभग आपको देखिए 100 क्वेश्चंस हैं और 90 मिनट्स आपको मिलते हैं, है ना। अच्छा, इसमें क्या है ना, नेगेटिव मार्किंग्स रहते हैं, और नेगेटिव मार्किंग्स मैं आपको जो फ्रेशर है उनको बताना चाहता हूं नेगेटिव सॉरी कि नेगेटिव मार्किंग काम कैसे करते हैं। देखिए 100 क्वेश्चंस है ना, 100 क्वेश्चंस है आपके सीबीटी 1 में। अब 100 क्वेश्चंस में आपने अटेम्प्ट किया 70 क्वेश्चंस, तो मैंने लिखा यहाँ पर 70 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड मतलब आपने टिक किया, सही गलत वो बात की बात है, बट टिक किया आपने, और 30 को तो आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको उसमें थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं था। अब जब आपने बाद में जब चेक किया तो इन 70 क्वेश्चंस में क्या हुआ दोस्तों कि 61 क्वेश्चंस जो है वो आपके हो गए करेक्ट, है ना, ये हो गए सही, करेक्ट हो गए आपके 61, बट 9 क्वेश्चंस जो है 9 क्वेश्चंस वो हो गए गलत। अब आपका मार्क्स कैसे बनेगा देखिए, तो जो सही क्वेश्चंस है उसके लिए आपको मिलेंगे 61, गुना किया आपने 1 से, माइनस चूंकि वो नेगेटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चन गलत किया 9 क्वेश्चन, और एक गलत करते तो 1/3 कटता, तो 9 गलत करेंगे तो कितना कटेगा 9 इंटू 1/3, ये कटेगा यहाँ से, ये आ जाएगा 61 माइनस 3 और ये कितना आ जाएगा 58। समझेंगे, ये आपका फाइनल मार्क नहीं है, स्कोर कार्ड में आपको ये मार्क्स नहीं दिखेगा, इसे हम कहते हैं रॉ मार्क्स, है ना, और ये है रॉ मार्क्स दोस्तों। और आपको पता है रेलवे के सॉरी इतने सारे कैंडिडेट एग्जाम देते हैं लाखों में करोड़ों, तो हर शिफ्ट का जो पेपर का टफनेस लेवल है वो थोड़ा अलग अलग हो जाता है। अब सपोज करिए कि जिसका मार्क्स रॉ मार्क्स 58 आ रहा है, उसका जो पेपर जिस शिफ्ट में हुआ वो लगभग यानी तुलनात्मक रूप में बाकी जो भी शिफ्ट है उनसे थोड़ा टफ था, टफनेस लेवल ज्यादा था। तो क्या होगा, चूंकि टफनेस लेवल ज्यादा था तो इनका जो रॉ मार्क्स है ना, अब ये रॉ मार्क्स क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, फॉर्मूला लगाया जाता है, और नॉर्मलाइज होने के बाद ये पूरा पॉसिबिलिटी है कि इनका मार्क्स 58 से बढ़कर के 62 हो जाए, 63 हो जाए, 64 हो जाए। तो ये प्रोसीजर इस तरीके से चलता है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड करते हैं क्योंकि हर शिफ्ट का जो पेपर का टफनेस लेवल है वो अलग अलग होता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों सीबीटी 1 आपने दे दिया ना, अब आ जाते हैं सीबीटी 2 में। तो सीबीटी 2 में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए आपको जो समय मिल रहा है वो तो 90 मिनट से है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं 120, है ना। जनरल जो था वहां 40 था सीबीटी 1 में, और यहाँ कितना कर दिया गया 50 कर दिया गया, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये सीबीटी 1 में कितना था 40 था, यहाँ पर 50 हो गया है। मैथमेटिक्स सीबीटी 1 में 30 नंबर का था, यहाँ 35 हो गया। जनरल इंटेलिजेंस वहां 30 नंबर का था, यहाँ 35 हो गया। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस जो है वो पूरा सेम है, आपके लगभग सेम है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। डिफरेंस हो जाता है ना तो टाइमिंग में, सेम टाइम में वहां पर आपको 100 क्वेश्चंस करने थे, बट यहां पर आपको कितने करने हैं 120 क्वेश्चन। तो समझिएगा एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन देखिएगा, 100 क्वेश्चंस हैं, उनको करने के लिए कितना दिया जा रहा है 90 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन के लिए 90/100 ये मिनट में आएगा, इंटू सेकंड्स में करेंगे तो 60 कैंसल होगा दोस्तों, और फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पर 54 सेकंड। तो लगभग एक क्वेश्चन के लिए कितना समय मिल रहा है सीबीटी 1 में 54 सेकंड, 54 सेकंड्स। अब यही बात करें सीबीटी 2 की, सीबीटी 2 में क्या है सॉरी 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स है ना। तो एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट चाहिए, तो 90/120 ये मिनट में है, सेकंड्स में करने के लिए इंटू 60, 61 जा 2 जा और ये 45, ये कितना आ जाएगा
45 सेकंड। तो ये फर्क पड़ जा रहा है, आप समझ रहे हैं। सीबीटी 2 में एक क्वेश्चन करने के लिए लगभग औसत एवरेज की बात करें तो 45 सेकंड्स मिल रहे हैं। सीबीटी 1 में एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहे हैं 54 सेकंड्स। यही कंपटीशन है। जनरली एग्जाम देने के बाद खास करके सीबीटी 2 का लोग ये कहते हैं आपको मिलेंगे कि सॉरी, अगर 10 मिनट और मिल जाता तो मैं और 8 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया रहता। यही तो कंपटीशन है एक्चुअल में, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 तो सारे पोस्ट में देना है आपको, है ना। बट 2 पोस्ट ऐसे हैं जहां पर स्किल टेस्ट नहीं है। एक है आपका गुड्स गार्ड मैनेजर, इसको ध्यान से देखिए, गुड्स गार्ड मैनेजर में, और दूसरा एक है ये वाला पोस्ट, ये चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर। तो ये 2 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको केवल सीबीटी 1 देना है, सीबीटी 2 देना है। उसके बाद जो स्किल टेस्ट की बात हो रही थी वो नहीं देना है। बाकी सॉरी, बाकी आप इसको देखेंगे, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके तो नाम में ही टाइपिस्ट है, इसके भी नाम में टाइपिस्ट है। तो भाई टाइपिंग वाला काम है तो टाइपिंग टेस्ट तो लेगा ही रेलवे, है ना। तो ये वहां पर आपको कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट ये होगा। तो ये हो गया थर्ड स्टेज, तीसरा चरण। बाकी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट को एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। एक्चुअल में यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग स्किल, निर्णय शक्ति जो है आपका, कितना जल्दी आप ले सकते हैं वो आपको देखा जाता है इसमें। तो इसके बाद फिर क्या होगा, स्किल टेस्ट के बाद फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर जो ट्रेनिंग वगैरह आपको दिया जाएगा, ज्वाइनिंग तो मिल ही जाता है उसके बाद फिर, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है, यहाँ पर देखिए फोटो वगैरह के बारे में इस पेज में बताया गया है दोस्तों कि फोटोज जो है वो आपको एक प्रॉपर सॉरी स्टूडियो जा करके आप ऑफिशियली फोटो खिंचा लें, प्रोफेशनल फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और है ना उसमें साइज वगैरह भी दे दिया गया है। ये सिग्नेचर का फॉर्मेट बताया है कि 30 KB और 49 KB के बीच में रहना चाहिए, मिनिमम 140 पिक्सल। तो ये सब आप कर देंगे, है ना। जैसे कोई गांव वगैरह में है या जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो चॉइस सेंटर, सुविधा केंद्र जो रहता है, हाँ उनको आप कुछ जो भी उनका रिक्वायरमेंट है दे देंगे, तो वो ये सब करके दे देंगे ना। बाकी आप भी पढ़ करके समझ करके चीजों को करते चलेंगे। और हाँ, एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि आप जो भी फोटो आप रखेंगे कि रेलवे के आखिरी तक आपको वही फोटो को यूज करना है। तो जो भी फोटो आप खींचवाएं उसका डिजिटल और कम से कम 10 से 12 हार्ड कॉपी उसका निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि वो अंत तक, अगर आप अंतिम चरण तक जाते हैं तो आपका सब उपयोग में आएगा, है ना। चलिए हाँ, मॉडिफिकेशन की बात करें तो क्या है, देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि शुरू के जो स्लाइड्स हैं, है ना, उसमें देखिए यहाँ पर जहां पर ये पोस्ट बताया गया है इसी के ऊपर यहाँ पर डेट्स मेंशन किया गया है। तो आप कब से फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं, 21 अक्टूबर 2025 से चालू हो गया है, ठीक है। और ये फॉर्म भरने का अंतिम तिथि कब है, 20 नवंबर 2025। यहां पर एक ध्यान देने वाली, और प्लीज इसे आप समझिएगा, कुछ कैंडिडेट्स 20 नवंबर तक है तो सोचते हैं कल 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 करते करते वो पूरा 20 नवंबर तक चले गए। तो दोस्तों आखिरी के 2 से 3 दिन में जो रेलवे के वेबसाइट्स हैं उनमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सारे लोग भरते रहते हैं, तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, मतलब वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता जो वेबसाइट है ना। तो आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट फंस जाएगा, कुछ भी ऐसी दिक्कत आ जाएगी और फाइनली आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप इस 20 को ना करें। आप कब तक फॉर्म भर लें, आप अपने लिए अंतिम डेट रख लें 15 नवंबर। कब तक भर लें, 15 नवंबर 2025, ये आप अपने लिए अंतिम तिथि रख लें, है ना, सेफ साइड के लिए। क्लियर है। अच्छा, जब आप फॉर्म भर देते हैं ना तो क्या करता है कि हो सकता है किन्हीं को फॉर्म भरने के बाद ऐसा लगा कि अरे कि उनने 10th या 12th का परसेंटेज कुछ गलत डाल दिया, हो गई त्रुटि हो गई वहां पर, अब उसको सुधारना है। तो रेलवे क्या करता है, आपको एक मौका देता है गलती सुधारने का। तो 20 नवंबर आखिरी डेट है भरने का, लास्ट डेट फीस का है 22 नवंबर, और 23 नवंबर से अगर आप ऐसी कोई गलती कर बैठे हैं तो उसे सुधारने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए रेलवे एक फिर से आपको एक लिंक देगा, वहां पर आप मॉडिफिकेशन का फीस देंगे, त्रुटि सुधार का जो भी भुगतान है वो तो देना पड़ेगा। तो वो चलेगा 23 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों कि 2 चीजें आप नहीं बदल सकते, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। 2 चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक है आपका मोबाइल नंबर, और दूसरा ये पहला हो गया, और दूसरा है आपका ईमेल आईडी, क्योंकि इससे आपका अकाउंट बनेगा, और जिनका बन चुका है उनका तो ऑलरेडी बन चुका है। तो जो बनाएंगे अकाउंट, ये 2 नंबर देकर के आपको अकाउंट बनाना है, आप इसी को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे देने के टाइम बड़े ध्यान पूर्वक दीजिए। पहला चीज
दूसरा, रेलवे आपको भविष्य में जब कभी भी कम्युनिकेट करेगा आपसे, इन्हीं दोनों के माध्यम से करेगा। रेलवे कहीं पर भी अब हार्ड कॉपी आपके घर में पोस्ट आ जा रहा है ऐसा वैसा कहीं भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये बिचौलिए और फ्रॉड लोग से बचें, है ना, कि हमें पैसा दे दें हम वहां तक पहुंचा देंगे, या आप वहां पर पोस्ट भेज रहे हैं पैसा को, ऐसा नहीं। सारा चीज पेमेंट करने का जो भी चीज है सब ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होगा। दूसरा, रेलवे की तरफ से कोई भी जो भी औपचारिक सूचनाएं आपको मिलनी है वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से ही मिलेंगी। कहीं पर भी बीच में हार्ड कॉपी का कोई रोल नहीं है, इसलिए इसे भरने के टाइम ध्यान से भरे, या आप भविष्य में चेंज नहीं भर सकते। और जिस आरआरबी जोन से आप भर रहे हैं उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते कि आप एक से भर दिए और फिर दूसरे से भर देंगे, ऐसा होशियारी बिल्कुल नहीं देंगे, है ना, कि एक जोन से भर दिए फिर दूसरे से भर दिए। आधार नंबर तो आप अलग अलग लाएंगे कि आधार नंबर तो एक ही रहेगा ना, डॉक्यूमेंट्स तो आपके एक ही रहेंगे। अगर ना क्रॉस चेक हो गया, फंस जाएंगे, आपका फॉर्म हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए कोई होशियारी नहीं देंगे, ठीक है। रेलवे बड़ा स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, जैसा जैसा नियम दिया है वैसा वैसा चलेंगे। एक आरआरबी जोन से भरना है आपको और उसमें ये दो इंफॉर्मेशन आपको देना है, और उसके बाद फिर आप, हाँ, आगे में अगर कोई चीज आपकी गलती हो जाती है मार्कशीट देने में या कुछ एड्रेस वगैरह में, तो आप उसको मॉडिफिकेशन के लिए डेट मैंने आपको बता दिया है कि ये डेट आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये था, तो आपने नेगेटिव मार्किंग्स आप समझ गए, ठीक है। जो दोनों में डिफरेंस था वो भी आप समझ गए, है ना, CBT 1 और CBT 2 का टेक्निकल डिफरेंस क्या है यहाँ पर। और एक चीज क्या है कि जब कभी भी रेलवे जो है, जैसे कि सपोज करें किसी का एग्जाम होने वाला है 4 जनवरी को, तो रेलवे क्या करेगा, 4 जनवरी से उस कैंडिडेट को 4 जनवरी के 10 दिन पहले उसको सिटी का पता चल जाएगा। वो लिंक में जाएगा, लॉगिन करेगा, तो उसको जिस सिटी में उसका एग्जाम है, सपोज उसका एग्जाम नागपुर में है, तो उसको दिखा देगा भाई कि आपका जो एग्जाम है वो नागपुर में है। वो रेलवे इसलिए करता है ताकि टिकट्स वगैरह अरेंज करने में कि आपको ये स्टेशन में उतरना है, ठीक है। और 4 दिन पहले आपको एग्जैक्ट लोकेशन की आपका एग्जाम कहां पर है, आपका सेंटर कहां पर है, वो आपको 4 दिन पहले मिल जाएगा। और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी फ्री पास रेलवे प्रोवाइड करता है, बशर्ते आप जब ट्रेन में जाएंगे तो आपके पास आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, है ना। फ्री पास आपको, रिजर्वेशन का टिकट आपको वहां पर एक प्रकार से मिलता है रेलवे की तरफ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पर अच्छा और एक चीज दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है ना, फेक नकली वेबसाइट्स भी बहुत चलते हैं। ये सब आपने पेमेंट वगैरह आपने पता चला कर दिया नकली वेबसाइट में, नहीं, ये नोटिफिकेशन में ही आप क्या करें, ये सारे के सारे वेबसाइट्स आपको यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, है ना, सारे वेबसाइट्स आपको दिए गए हैं। टोटल 21 जोन है, आप जिस जोन से भरना चाहें उस जोन से भर सकते हैं, ठीक है ना, ये सब है। और ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिचौलिए से बच के रहें और रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप विजिट करें, ठीक है ना। और कहीं पर भी बीवेयर ऑफ टाउट्स एंड जॉब रैकेटर्स, क्योंकि एक समय में बहुत फ्रॉड चलता था रेलवे के नाम पे कि मैं नौकरी लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सॉरी। तो ये सब से बचना है आपको, और बचने का तरीका यही है कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें जो भी है, और जो भी रेलवे को कम्युनिकेट करना करेगा वो आपके मोबाइल में इनबॉक्स में आ जाएगा और आपकी ईमेल आईडी में आ जाएगा। तो दोस्तों शुरू करिए ना। आप एक चीज समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। अभी भी मौका है, जैसे मैंने कहा आपसे और मैं पहले भी कहा हूं कि जो काम दुनिया में नामुमकिन समझे ना, असल में वही मौका होता है करतब दिखाने का। तो समय है, समय रहते तय करने की क्या करना है, अन्यथा समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है, ठीक है। तो पढ़िए और बढ़िया से एक स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़िए, निश्चित तौर से सफल आप होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।